बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स टाइम्स। बेटा, बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की, मैसेजेस किए, कॉल्स भी की कि वीडियोस का सिलसिला क्यों रुक गया। थोड़ी मसरूफियात थी, इसकी वजह से हमने थोड़ा गैप लिया। अब इंशाल्लाह इसे कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 13 का वन थर्ड हमने बनाना था, उसी पे हम चलते हैं और हमारा टॉपिक होगा किरचॉफ्स प्रिंसिपल से हमारा लास्ट तक चला जाएगा, पोटेंशियोमीटर तक। उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस लाए आपके लिए, तो बी रेडी। क्वेश्चन नंबर 1, किरचॉफ्स लॉज सिंपल सर्किट के लिए वैलिड हैं या कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए वैलिड हैं? इनमें से किसके लिए हमें इनको बनाना होता है? अब बुक में स्टेटमेंट लिखी हुई है कि किरचॉफ्स लॉज कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, जो कॉम्प्लेक्स को सॉल्व कर सकता होगा वो सिंपल को भी सॉल्व कर सकता होगा। तो किरचॉफ्स लॉज कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए भी वैलिड हैं, सिंपल सर्किट के लिए भी वैलिड हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन ओहम्स लॉ बेटा सिर्फ सिंपल सर्किट्स के लिए वैलिड है। तो ये स्पेशली डिजाइन किए गए हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए, जिसमें मल्टीपल सोर्सेज हों। जिसमें मल्टीपल सोर्सेज होंगे वो आपका कॉम्प्लेक्स सर्किट बनता है। मल्टीपल लूप्स हैं, मल्टीपल सोर्सेज हैं, तो उसके लिए आप इसे यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो है, जिसे किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहते हैं, ये किस कंजर्वेशन को फॉलो करता है? और याद भी करना है कि टोटल कंजर्वेशन के कितने लॉज होते हैं। टोटल 4 लॉज होते हैं, उसमें से एक का नाम आपको लेना है और वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्वेश्चन 3, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ किस कंजर्वेशन को फॉलो करता है? वोल्टेज की कोई कंजर्वेशन नहीं होती, वोल्टेज कंजर्वेशन नहीं बोलना, ये होती है एनर्जी कंजर्वेशन। कमाल है भाई, आपकी नई कंजर्वेशन बना ली है पल्ले से। क्वेश्चन नंबर 4, ये एक छोटा सा सर्किट बनाते हैं और आपको जज करते हैं कि आपको प्रिंसिपल लगाना आता है कि नहीं। ये बेटा एक सर्किट है, इसमें इसका EMF E1, इसका EMF E2, रेजिस्टेंस का नाम R1 एंड इट इज R2 एंड सपोज करंट इज क्लॉकवाइज। तो इस पॉइंट से शुरू होकर दोबारा इसी पर आना है। तो अब देखिए, लॉ में लगाता हूं, उसमें सारे रूल्स जो हैं वो रिवाइज हो जाएंगे आप। तो करंट सबसे पहले फ्लो करेगा R1 में से। अब R1 जो है ये रेजिस्टेंस है, वोल्टेज नहीं है। वोल्टेज बनाने के लिए I से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा IR1। वोल्टेज तैयार हो गया, बट साइन इज नेगेटिव। रेजिस्टर में आप नेगेटिव साइन देते हैं वोल्टेज को। फिर उसके बाद आपका करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जब फ्लो करेगा तो इसका साइन भी नेगेटिव हो जाएगा, -E1। इसी तरीके से जब आप यहां पर आएंगे तो ये फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव अगेन, सो इट इज -E2। और यहां पर जब फ्लो कर रहा है तो ये बनेगा -IR2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह सम ऑफ वोल्टेज इन अ लूप विल बी 0। तो ये इक्वेशन इसकी बन जाएगी, KVL इक्वेशन इसको बोलते हैं। क्वेश्चन 5, ये बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है। अगर आपके पास एक सर्किट में 5 लूप्स हों, 5 लूप्स, तो आपको बताना है KVL इक्वेशंस कितनी बनेगी। नंबर ऑफ लूप्स और नंबर ऑफ इक्वेशंस हमेशा सेम होती थी, तो इसकी 5 इक्वेशंस ही बनेगी, 5 इक्वेशंस। सपोज करें, थोड़ा सा आगे की बात है लेकिन यहां जरूरी है बात करना। फर्ज कर लें कि आप एक ट्रांजिस्टर को सॉल्व कर रहे हैं। तो ट्रांजिस्टर को सॉल्व करते हुए हमारे पास इस तरह SH प्लस माइनस नहीं होते, हम हाई लो से बात कर रहे होते हैं। तो अगर आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आए तो आपको बताना है कि वोल्टेज का साइन क्या लेंगे। इधर इसी तरह समझना है कि हाई वोल्टेज मींस पॉजिटिव एंड लो वोल्टेज मींस नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जब आएंगे तो साइन ऑफ वोल्टेज विल बी नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 7, बेटा ये बताएं कि अगर आप वो रेजिस्टर सॉल्व कर रहे हैं जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है बिटवीन द टू लूप्स, और फर्स्ट लूप को कंसीडर कर रहे हैं, इफ यू आर कंसीडरिंग द फर्स्ट लूप, then what will be the current through the combined resistance? So current will be I1 minus I2 for the first loop. Likewise, अगर आप
सेकेंड लूप को कंसिडर कर रहे हैं, व्हाट विल बी द करंट। बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करना है। इसमें लॉजिक क्या है कि जिस लूप को आप कंसिडर कर रहे हैं वो करंट पहले आएगा और दूसरा करंट बाद में आएगा। तो ये बन जाएगा I2 माइनस I1 फॉर द सेकेंड लूप। क्वेश्चन 9, व्हीटस्टोन ब्रिज में टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कितनी होती हैं? 5 कहने को दिल कर रहा है ना। गैल्वेनोमीटर वाली रेजिस्टेंस को कैलकुलेट नहीं करना, तो वो जो 4 रेजिस्टेंस हैं उसी का ब्रिज है ये। तो 4 रेजिस्टेंसेस होती हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में। क्वेश्चन नंबर 10, जब आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाता है तो गैल्वेनोमीटर के टर्मिनल्स का पोटेंशियल क्या होता है? ये मैं थोड़ा बना के समझाता हूं। यहां पर आपके पास था गैल्वेनोमीटर और यहां आपने इसके साथ रेजिस्टेंसेस कनेक्ट कर दी थी। इनके नेम्स आप जैसे चाहें दे सकते हैं, जैसे इसको R1 कह दें, इसे R2 कह दें, कुछ भी नाम दे दें, ये R3 बोल दें, इसे R4 बोल दें। तो जब आपके पास ये बैलेंस हो जाता था तो हमने सीखा था इसमें करंट फ्लो जीरो हो जाता है। ओहम्स लॉ के मुताबिक अगर किसी जगह करंट फ्लो जीरो हो जाए तो वो तभी हो सकता है जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए, और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तभी हो सकता है जब इस पॉइंट का पोटेंशियल सपोज V हो तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी सपोज V हो। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे सेम पोटेंशियल। सेम पोटेंशियल होना चाहिए गैल्वेनोमीटर के दोनों टर्मिनल्स पर। और बच्चों अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लिया जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताना पड़ेगा 0। क्वेश्चन नंबर 11, R1 और R2 का कॉम्बिनेशन बताइए जब आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो। जैसा कि अभी हमने सीखा ये बैलेंस होगा तो नो फ्लो ऑफ द करंट विल बी फ्रॉम टॉप टू बॉटम और फ्रॉम बॉटम टू टॉप। सो जो R1 में करंट आ रहा होगा वो सारा का सारा R2 में चला जाएगा। सो R1 एंड R2 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। और बिल्कुल इसी तरह आप समझ गए होंगे, बिल्कुल इसी तरह R3 और R4 भी किस कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब एक मुश्किल क्वेश्चन में पूछता हूं और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 12 एंड 13 दोनों 2 नंबर मिलेंगे आपको अगर आप सही बताते हैं। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज आफ्टर बैलेंस? बैलेंस के बाद आप जरा गौर करें, R1 और R2 ब्रांच सीरीज में आ गई तो टोटल बना R1 प्लस R2। इसी तरह R3 और R4 भी सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गया तो ये भी बन जाएगा R3 प्लस R4। लेकिन गौर कीजिए कि आपके पास R1 प्लस R2 और R3 प्लस R4 आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो R1 प्लस R2 इज पैरेलल विद द R3 प्लस R4। और पैरेलल रेजिस्टेंसेस को सॉल्व करने का हमारे पास एक्सप्रेशन था प्रोडक्ट ओवर सम। तो R1 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R4। इक्वेशन से बिल्कुल नहीं घबरा जाना कि ये इतनी भयानक इक्वेशन कैसे बन गई, कोई मुश्किल नहीं। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो ये आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगी व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, एक अच्छा पोटेंशियोमीटर हाई रेजिस्टेंस रखता है या लो रेजिस्टेंस रखता है या मीडियम रेजिस्टेंस रखता है या ऑल ऑफ दीज, कुछ भी हो सकता है, हाई लो मीडियम। तो इसका आंसर है जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस रख सकेगा उतना ही अच्छा वोल्टमीटर होगा या पोटेंशियोमीटर होगा। उसकी लॉजिक देखिए, हम जानते हैं कि वोल्टमीटर जो है वो 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक गैल्वेनोमीटर और एक साथ में हाई रेजिस्टेंस। और सीरीज का उसूल क्या है? स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट या लार्जर देन लार्जेस्ट? लार्जर देन लार्जेस्ट। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट आएगा वो RH से भी ज्यादा होगा। तो इट मींस दैट पोटेंशियोमीटर अच्छा तभी बनेगा जब उसकी रेजिस्टेंस हाई होगी। यहीं से लिंक कर रहा है क्वेश्चन नंबर 15 कि अगर आपके पास आइडियल वोल्टमीटर है या आइडियल आपके पास पोटेंशियोमीटर है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? क्योंकि जितना हाई हो उतना अच्छा, तो रेजिस्टेंस इंफिनिटी बन जाएगी। क्वेश्चन 16, 2 बेस्ट पोटेंशियोमीटर्स या वोल्टमीटर्स या वोल्टेज मेजरिंग डिवाइसेस के नेम आपको बताने हैं। बुक में लिखा हुआ है वाज़ेह तौर पे CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एंड DVM
इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि ये डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन है, डंगर डॉक्टर, ये वो नहीं है, ये है डिजिटल वोल्ट मीटर। तो ये दोनों आपके पास बेस्ट पोटेंशियोमीटर होते हैं जिससे आप पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। क्वेश्चन 17, ये दोनों टेक्निकल क्वेश्चन आ गए 17 एंड 18। 17 क्वेश्चन में है कि अगर आपको अननोन सोर्स फाइंड करना है, अननोन ये EX सपोज आप फाइंड कर रहे हैं, तो आप कौन सा मीटर कैलकुलेट करेंगे, कौन सा मीटर अटैच करेंगे? 3 ऑप्शंस दे देते हैं, गैल्वेनोमीटर, एम मीटर, वोल्ट मीटर। तो इसका आंसर है गैल्वेनोमीटर बेस्ट रहेगा यहां पर, क्योंकि गैल्वेनोमीटर आपको जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। जब वो जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा तो दैट रीजन विल बी द पोटेंशियल ऑफ द अननोन बैटरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अननोन बैटरी का वैल्यू किस पर डिपेंड करता है? इसका आंसर है बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंसिंग लेंथ यही वो वैल्यू है जो डिसाइड करती है कि आपके पास कितना इसका अमाउंट होगा। इसका फॉर्मूला याद करें, EX was equal to small l over capital L into E। आप जानते हैं कि टोटल लेंथ और टोटल EMF तो सेम रहता है, तो जो चीज चेंज होती है वो होती है हमारी बैलेंसिंग लेंथ। सो बैलेंसिंग लेंथ के साथ अननोन बैटरी का जो सोर्स है वो प्रोपोर्शनल होता है, और यहीं से हमने रिलेशन बनाया था, रेशियो ऑफ अननोन EMFs इज इक्वल टू रेशियो ऑफ बैलेंसिंग लेंथ्स। लास्ट 2 क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं बच्चों। Question number 19. E is your known voltage and EX is your unknown voltage. What will be the relation between E and EX? बहुत सिंपल है कि आपके अननोन बैटरी सोर्स का पोटेंशियल हमारे नोन वोल्टेज से कम होना चाहिए जो आप फाइंड करने जा रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, EX का एक्सप्रेशन था बच्चों स्मॉल l ओवर l इंटू E। यहां से आपको ये बताना है कि आप इस रेशियो ऑफ लेंथ्स को किससे रिप्लेस कर सकते हैं। रेशियो ऑफ लेंथ्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय, इसके लिए आपको रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसेस का नॉलेज होना चाहिए कि हमारी रेजिस्टेंस लेंथ डिपेंडेंट थी, एरिया डिपेंडेंट थी, मटेरियल डिपेंडेंट थी, टेम्परेचर डिपेंडेंट थी। तो आपके पास ये जो लेंथ्स की रेशियो है इसे आप रेजिस्टेंसेस की रेशियो पर भी इक्वलाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, आपने बहुत अच्छे से पिछले जितने लेक्चर्स हैं उन्हें सुना और बहुत अच्छे आपने कमेंट्स दिए जिससे हमारा हौसला बढ़ता है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और स्टडी पे फुल कंसंट्रेट करें। अल्लाह हाफिज बच्चों।